Hello, dear students. In last class, we have studied this circuit. हमने इसको पढ़ा था. ये था आपका मिड पॉइंट कंट्रोल रेक्टिफायर और इसमें हमने इसको स्टडी कर लिया था विथ आर लोड के साथ हम इसको स्टडी कर चुके थे और इसका हमने कैलकुलेशन भी कर लिया था. अब मैं आपको दिखाती हूँ सिमिलर सर्किट को यदि हम एल लोड भी कनेक्ट कर दें. तो जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर्स में देखा था कि जब इंडक्टिव लोड कनेक्ट हो जाता है तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टिव लोड दैट कि वो अपने में फ्लो होने वाले करंट को एकदम से ज़ीरो नहीं करता है और उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहती है. उसकी वजह से थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ नहीं हो पाता है और करंट कंडक्शन हमारा नेगेटिव वेव में भी होता रहता है. ये देखिए मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा से लेकर कंडक्शन जो हो रहा है वो पाई प्लस अल्फ़ा तक हो रहा है. ठीक है, चूँकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है इसलिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जब नेक्स्ट नेगेटिव हाफ आएगी और थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो इंडक्टेंस की वजह से कंडक्शन हो रहा है वो पाई प्लस अल्फ़ा तक हो रहा है. अगेन हम उसमें T2 को ट्रिगर कर देंगे तो T2 का कंडक्शन होगा और वो कंडक्शन होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा पर अल्फ़ा तक और 2 पाई प्लस अल्फ़ा के बाद अगेन T1 कंडक्ट करने लगेगा. तो दिस इज़ द वेव फॉर्म फॉर द आर एल लोड. एंड सिमिलर वे यदि हम इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ कंडक्शन देखें, सी दिस इज द सर्किट विद आर लोड. इफ वी कनेक्ट द फ्री व्हीलिंग डायोड, ये हमने फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट कर दिया है, तो इसका वेव फॉर्म कैसा होगा? इसका वेव फॉर्म भी सिमिलर नेगेटिव में जो जा रहा था वो वेव फॉर्म हमारा स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, मतलब नेगेटिव वेव हमारी जा रही थी लेकिन ड्यू टू दिस फ्री व्हीलिंग डायोड जो आपके इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है इट वुड फ्लो थ्रू द लोड बाय दिस डायोड. So this is the advantage of freewheeling diode which we earlier discussed. So next is, अब यदि हम सिमिलर सर्किट में डिफरेंट एंगल पर ट्रिगरिंग पल्स दे तो वेवफॉर्म्स कैसे होगी या सर्किट का परफॉर्मेंस कैसा होगा. तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी इनपुट वेव है. इस इनपुट वेव में अभी हमने लिया है अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री. यदि हम हमारी इनपुट वेव के 0 डिग्री पर ही थायरिस्टर को ट्रिगर कर दें तो हमें इस तरीके से फुल वेव मिलेगी. ओके, और इसमें इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम थायरिस्टर को अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री पर ट्रिगर करते हैं तो ये एज अ डायोड कंडक्ट करता है. इट मीन्स एज अ डायोड में भी यही होता है कि वो अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री पे टर्न ऑन हो जाता है. तो यहाँ पर ये 0 डिग्री पे करोगे तो आपको इस तरीके से फुल वेव मिलेगी. ये वोल्टेज अक्रॉस है SCR1 का, मतलब जब SCR1 कंडक्ट कर रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा. जब SCR2 कंडक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव वेव को फॉलो करेगा और जब SCR1 अगेन कंडक्ट करेगा, 2 कंडक्ट करेगा तो अगेन इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगा. और इसी तरीके से आप VSCR2 भी ड्रॉ कर सकते हैं, वाइस वर्सा होगी इसके. अब करंट को देखें तो जब 1 कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो 1 के क्रॉस होगा, फिर जब 2 कंडक्ट करेगा तो 1 के क्रॉस करंट 0 होगा एंड सो ऑन. सिमिलरली 2 के लिए देखें कि जब 1 कंडक्ट करेगा तो 2 के क्रॉस करंट 0 होगा और जब 1 ऑफ होगा तो 2 के क्रॉस करंट हमें मिलेगा. तो दिस इज़ द सिंपल वेव फॉर्म्स. और यहाँ पर ये IS करंट को भी हम देखें तो IS करंट वुड फ्लो थ्रू दिस SCR में जो करंट होगा वही करंट आपका इनपुट साइड में भी फ्लो होगा और IO जो मिल रहा है हमें वो कंटिन्यूस मिल रहा है. यहाँ पर हम जितना भी ऑपरेशन पढ़ेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि IO जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है. नेक्स्ट हम देखें यदि हम फायरिंग एंगल को थोड़ा इंक्रीज करें, दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द फायरिंग एंगल फॉर अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री. आप यदि 45 डिग्री पर देखें तो ये देखिए हमने 45 डिग्री पर इसको टर्न ऑन किया है तो इतने पोर्शन में हमें आउटपुट
नहीं मिल रहा है। फिर आउटपुट मिलना शुरू हुआ, ड्यू टू आर एल लोड ये नेगेटिव में गया और फिर आउटपुट मिलना शुरू हुआ। तो दिस इज फॉर अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। और सिमिलर वे में आप इन वेवफॉर्म्स को भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया। अब हम इसको देखिए अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो आप यदि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए देखोगे तो जो एवरेज डीसी वोल्टेज है वो ज़ीरो होगा। इट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम एसी सोर्स टू डीसी लोड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये आपने 90 डिग्री पर इसको ट्रिगर किया, तो 90 डिग्री पे ये पॉजिटिव में जो वेव मिल रही है और जो नेगेटिव में वेव मिल रही है, दोनों क्या हो रही है? सिमिलर हो रही है। तो ये क्या, इसका एवरेज निकालोगे तो यू विल गेट ज़ीरो। तो जो एवरेज डीसी वोल्टेज होता है, जब हम अल्फा को 90 डिग्री रखते हैं तो हमारा एवरेज डीसी वोल्टेज ज़ीरो होता है। तो एज फायरिंग एंगल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, the power supply to the DC load decreases becoming 0 at alpha equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। बाकी करंट कंडक्शन तो होता रहेगा, SCR1 के थ्रू भी होगा, 2 के थ्रू भी होगा, इनपुट और आउटपुट करंट्स भी फ्लो होंगे, बट जो एवरेज वोल्टेज होगा VO इट वुड बी अ ज़ीरो। नाउ सी व्हेन द अल्फा इज 135 डिग्री, जब अल्फा हमारा 135 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, मतलब कि हमने 90 से ज़्यादा डिग्री पर थायरिस्टर को ट्रिगर किया, तो क्या हो रहा है? इतने पोर्शन में तो कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट आपको नेगेटिव में मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे आप उसको ट्रिगर करोगे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, अगेन वो नेगेटिव वेव को फॉलो करेगा और इस तरीके से होगा ये कि आपको पॉजिटिव में जो वोल्टेज मिल रहा है वो कम मिल रहा है, बट जो नेगेटिव में वोल्टेज मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है ना? मतलब आपकी जो नेगेटिव में जा रही है वेवफॉर्म वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जा रही है, लेकिन पॉजिटिव में जो जा रही है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव वोल्टेज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द नेगेटिव वन। मतलब यदि आप इस वेव फॉर्म को रिवर्स करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव जैसी ही दिख रही है। आप इसको उल्टा करके देखो तो जैसे जब आर एल लोड था और जो हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिल रही थी नेगेटिव, जब आर एल लोड है बट हमने एंगल 135 कर दिया है, तो हमें वेव फॉर्म जो है एकदम रिवर्स मिल रही है। मतलब जो फ्लो ऑफ पावर है वो क्या हो गया है? निगेटिव हो गया है। या यू कैन से कि पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम डीसी लोड टू एसी सोर्स। मतलब अब करंट कंडक्शन जो सोर्स से लोड की तरफ हो रहा था, अब वो लोड से सोर्स की तरफ होने लगा। मतलब वोल्टेज क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। करंट पावर फ्लो कैसी हो गई? रिवर्स हो गई। तो हम इस टाइम पर ये कहते हैं कि जो ये हमारा रेक्टिफायर सर्किट था वो अब एज अ इन्वर्टर एक्ट कर रहा है। इट मीन्स पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम डीसी टू एसी, मीन्स यहाँ पर हम कन्वर्शन हमें मिल रहा है डीसी से एसी में। सो वी शुड से दैट सर्किट इज एक्ट लाइक एन इन्वर्टर। ओके, तो इसमें हमें ये याद रखना है कि जब हमारा अल्फा 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है तो सर्किट रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, और जब फायरिंग एंगल हम 90 डिग्री से बढ़ाते हैं तो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक सिमिलर सर्किट इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। आफ्टर द ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि हम थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे तो हमें पावर फ्लो जो है वो लोड से सोर्स की तरफ मिलने लगेगा, या हम इसको ये कहेंगे कि हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो आपको यूजुअली आता है गेट में भी या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, कि हमारा सर्किट किस एंगल से किस फायरिंग एंगल तक रेक्टिफायर तक की तरह करेगा और कहाँ से कहाँ तक इन्वर्टर की तरह करेगा। तो इट इज़ क्लियर, 0 to 90 डिग्री रेक्टिफायर की तरह करेगा और 90 से 180 डिग्री इन्वर्टर की तरह करेगा।
अब हम एक एक्सट्रीम केस भी देख लें कि यदि हम अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री पर ट्रिगरिंग करें, इट मीन्स ट्रिगरिंग कहाँ करें, हम यहाँ पे करें, तो हमें पूरा ही नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। ऑल वोल्टेजेस, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो पूरा की पूरा निगेटिव मिलेगा। तो आपका जो डीसी, पॉजिटिव डीसी जो मिल रहा था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव डीसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको एंगल के लिए याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर आपने डायोड के साथ पढ़ चुके हैं, अब हम इसको थायरिस्टर के साथ देखेंगे। सो ये वाला वो सर्किट है जो कि आपने डायोड के साथ पढ़ा है कि हमारे 4 डायोड्स हैं। इसको सिंपली हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, अदरवाइज आपने इस तरीके से डायमंड शेप में ड्रॉ किया होगा आपका ब्रिज सर्किट। तो यहाँ पर हमने सिंपल कर दिया है उसको, उसके डायग्राम को। तो आप देखिए यहाँ पर 2 लेग्स हैं, इन 2 लेग्स में 2 डायोड्स हमने कनेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर ये 2 डायोड है, ये 2 डायोड है। तो दिस आर कॉल्ड द लेग्स ऑफ द रेक्टिफायर। अब एक लेग में दो डायोड्स कनेक्टेड है और इस दूसरे लेग में दूसरे 2 डायोड कनेक्टेड है। तो डायोड वाला ऑपरेशन आपको पता है कि जब पॉजिटिव हाफ आती है तो D1 एंड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। तो D1 D2 कंडक्ट करते हैं और आपको आउटपुट मिलता है। और जब नेगेटिव हाफ आती है तो D3 और D4 आपकी कंडक्ट करते हैं और अगेन यू गेट द आउटपुट। तो इस तरीके से हमें फुल वेव मिलती है। अब इन्हीं डायोड की जगह हमने क्या कर दिया है, ये 4 थायरिस्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, SCR1, SCR2, SCR3, SCR4। ओके, तो जब आपकी पॉजिटिव हाफ आएगी तो अगेन SCR1 एंड SCR4 किस में होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, या हम इसको कह लें कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होंगे। और जब ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा आएगा तो हम SCR1 और SCR4 दोनों को ही ट्रिगरिंग पल्स देंगे और इन दोनों को साथ में ट्रिगर करेंगे। जब ये साथ में ट्रिगर होंगे तो ये आउटपुट हमें मिलेगा। और इस पोर्शन में हमारे कौन कौन कंडक्ट करेंगे, T1 और T4, या SCR1 और 4 कंडक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर जैसी नेगेटिव हाफ आएगा ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे और SCR2 और SCR3 जो है 2 और 3 ये आपके फॉरवर्ड बायस में चले जाएंगे। लेकिन ये कब तक कंडक्ट नहीं करेंगे, जब तक कि आप इसको पाई प्लस अल्फा पर ट्रिगरिंग पल्स ना दो। तो जब आप पाई प्लस अल्फा पर इसको ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो अगेन 2 और 3 कंडक्ट करने लगेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। इन बोथ द केसेस जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, मीन्स यहाँ रेक्टिफिकेशन एक्शन हो रहा है। अब चूंकि आर लोड है इसलिए यहाँ पर हमें नेगेटिव में कोई वेव फॉर्म नहीं मिल रही है। तो दिस आर द वेव फॉर्म, दिस इज द ऑपरेशन। इसमें सिर्फ यही याद रखना, इट इज सिमिलर टू द डायोड रेक्टिफायर, बट यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी हम थायरिस्टर को ट्रिगर करेंगे वहाँ से कंडक्शन होगा। वेव फॉर्म आपकी सिमिलर है, यदि आप इसको मिड पॉइंट कन्वर्टर से कंपेयर करें तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो ये है कि यहाँ एक बार में 2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं साथ में। तो ये फुल वेव और मिड पॉइंट का कंपैरिजन आप लोग पढ़ चुके हैं, जो डायोड के लिए था सिमिलर थायरिस्टर के लिए ही है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो हमारा रिवर्स इन्वर्स वोल्टेज जो होता है, जिसको कि हम कहते हैं PIV, पीक इन्वर्स वोल्टेज, वो मिड पॉइंट कन्वर्टर में 2 VM होता है और यहाँ पर सिंपली VM होता है। इसका मतलब ये कि जब आपका SCR1 और 4 कंडक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, 2 और 3 को नेगेटिव या रिवर्स वोल्टेज मिल रहा है। जब रिवर्स वोल्टेज मिल रहा है तो उसे कितना रिवर्स वोल्टेज मिल रहा है, यदि आप देखोगे तो ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कंडक्ट, ये 1 और 2 कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो VS वोल्टेज है वो
SCR1 और SCR2 के मतलब जो पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको हम कह रहे हैं कि इनके अक्रॉस तो नेगेटिव वोल्टेज अपेयर हो रहा है जब पॉजिटिव हाफ है, तो उस टाइम पर टोटल जो वोल्टेज इसके क्रॉस अपेयर होगा वो Vs/2 अपेयर होगा। बट जब हमने मिड पॉइंट में देखा था, यदि आप मिड पॉइंट को देखोगे तो उस टाइम पर जो पीक इनवर्स वोल्टेज था वो Vm था, तो या Vs था, जिसको कि हम कहें मैक्सिमम जो है वो Vm होगा, Vm साइन ओमेगा टी से यदि हम दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर 2 Vm होता है और यहाँ पर सिर्फ Vm होता है। इसलिए यहाँ पर जो रिवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज है वो हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज है कि हमारे थायरिस्टर्स को ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज उनके क्रॉस अपेयर नहीं होता है। और दूसरा, इस रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी भी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द मिड पॉइंट कन्वर्टर। और तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर आपको मिड पॉइंट ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करना पड़ता है। आप सिंपल एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको सप्लाई दे सकते हो। मिड पॉइंट पर मिड पॉइंट या टैप्ड ट्रांसफार्मर की यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। These are the some advantages over the midpoint converter. इसका जो वेव फॉर्म है और जो मिड पॉइंट कन्वर्टर का वेव फॉर्म है, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जैसे ये हमने रेजिस्टिव लोड के लिए ड्रॉ किया है, तो कंडक्शन हो रहा है अल्फा से लेकर पाई तक। मिड पॉइंट का देख, मिड पॉइंट में भी आपका जो कंडक्शन हो रहा था वो अल्फा से लेकर पाई तक हो रहा था। तो जो कैलकुलेशन हमने इसके लिए करी थी वही कैलकुलेशन हम इसमें भी करेंगे। अब कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अल्फा से लेकर पाई तक हो रहा है। तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू ऑल। आप इसको करके रखेंगे, नहीं बनेगा तो देन आई विल गिव यू द कैलकुलेशन, बट इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। अब यदि हमें इस वेवफॉर्म का एवरेज वोल्टेज निकालना है तो अगेन हम इसको, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो Vm साइन ओमेगा टी होगा, उसको हम अल्फा से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और जो टाइम पीरियड लेंगे वो 1/पाई लेंगे, मतलब 0 से लेकर पाई तक लेंगे। तो टाइम पीरियड हो गया पाई, 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई Vm साइन ओमेगा टी। तो सिंपली आपका यहाँ से वोल्टेज कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ फॉर होमवर्क एंड यू ऑल डू इट, एंड आई एम श्योर आप लोग इसे कर लेंगे। देन हम RL लोड के साथ इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। RL लोड के साथ अगेन वही चीज़ आएगी जो हमने हाफ वेव के लिए देखी थी या जो मिड पॉइंट के लिए देखी थी। जो वेव फॉर्म है वो नेगेटिव में जाएगी। तो यहाँ इसको इस तरीके से समझते हैं। इतना पोर्शन को अभी आप ओमिट करिए। यहाँ से देखिए, हमने अल्फा पर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करी। ओके, सॉरी, हमने अल्फा पर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करी और अल्फा के बाद इसने कंडक्ट करना शुरू किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन हुआ, फिर नेगेटिव हाफ आ गई, बट नेगेटिव में कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और इसके बाद ये कंडक्शन कहाँ तक हुआ, पाई तक हुआ, बीटा तक हुआ। और बीटा के बाद अगेन आपने इस पाई प्लस अल्फा पर इसको ट्रिगर कर दिया। ओके, तो ये जो पॉइंट कहलाया वो कहलाया हमारा पाई प्लस अल्फा। तो कंडक्शन हो रहा है अल्फा से लेकर पाई प्लस बीटा तक, और उसके बाद फिर पाई प्लस अल्फा पे अगेन आप उसको ट्रिगर पल्स दे दे रहे हो। तो दिस इज सिमिलर ऑपरेशन एज वी स्टडीड इन मिड पॉइंट। अब यहाँ पर करंट की वेव फॉर्म को भी देख लें। करंट की वेव फॉर्म जो है वो अगेन कंटिन्यूस हो रही है बीटा तक, फिर डिसकंटिन्यू हो रही है, फिर पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई प्लस बीटा तक हो रही है। तो इस तरीके से हमें ये ऑपरेशन मिल रहा है। अब यदि यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको डिफाइन करूँगी कि
इस सर्किट के ऑपरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस ऑपरेशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशन। यदि मतलब कि करंट ज़ीरो हो रहा है यदि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, तो वो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यदि करंट आउटपुट के थ्रू कंटिन्यूअसली फ्लो होते जा रहा है तो वो कहलाता है आपका कंटिन्यूअस ऑपरेशन। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो ये कुछ टाइम पीरियड तक आपको करंट कंडक्शन डिसकंटिन्यू होते दिख रहा है, तो ये कहलाता है आपका डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशन। लेकिन यदि ये ज़ीरो ना हो, थोड़ा भले ही रिड्यूस हो जाए बट बिल्कुल ज़ीरो ना हो और फिर बढ़ जाए, फिर थोड़ा कम हो इस पॉइंट पे, फिर वो बढ़े और फिर कम हो, बट वो ज़ीरो को टच ना करे, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ अ कंटिन्यूअस ऑपरेशन। और ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन हमें कब मिलता है? जब कि लोड जो है वो हाईली इंडक्टिव होता है। यदि वो इंडक्टिव है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखेगा और ये तब तक कंडक्ट करेगा जब तक कि हम नेगेटिव हाफ में या नेक्स्ट हाफ में थायरिस्टर को ट्रिगर ना कर दे। तो इस कंडीशन में हमको कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑब्टेन होता है। सी दिस इज द RL लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। अगेन यदि हमें यहाँ पर वेव फॉर्म को इम्प्रूव करना है तो हम RL लोड का यूज़ करेंगे, सॉरी फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करेंगे। और फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से पहले तो आपका थायरिस्टर के थ्रू कंडक्शन हो रहा था, उसके बाद जैसे ही थायरिस्टर या नेगेटिव हाफ आती है, जो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है वो इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो होगी। तो अगेन कंडक्शन सिंपल वेव फॉर्म बनेगी, अल्फा से पाई, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई एंड सो ऑन। सो दिस इज द ऑपरेशन फॉर फ्री व्हीलिंग डायोड। और ये सारे ऑपरेशंस एक बार यदि हमें समझ में आ जाते हैं तो ये सारे सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये भी याद रखना है कि ये जैसे मैंने आपको बताया ये दो लैग्स हैं, तो कभी भी सिमिलर लैग के दो थायरिस्टर साथ में कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यदि SCR 1 और 4 ही हमेशा साथ में कंडक्ट करेंगे और SCR 3 और 2 ही साथ में कंडक्ट करेंगे, कभी भी 1 और 3 साथ में कंडक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि हम ट्रिगरिंग पल्स 1 और 3 को कभी साथ में नहीं देंगे और 2 और 4 को कभी साथ में नहीं देंगे। यदि ये दोनों साथ में कंडक्ट करने लगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये होगी कि ये दोनों साथ में कंडक्ट करने लगे तो ये क्या हो गई, ये वाली ब्रांच शॉर्ट हो गई, ये शॉर्ट होके हमारी सप्लाई को ही शॉर्ट कर देगी। ठीक है, और सर्किट क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो सकता है, लोड शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए हम कभी भी सिमिलर ब्रांच में कनेक्टेड या सिमिलर लैग में कनेक्टेड थायरिस्टर को साथ में ट्रिगर नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल। हमने ये ब्रिज सर्किट देख लिए, सिंगल फेज सर्किट्स देख लिए सारे। नेक्स्ट हम थ्री फेज सर्किट्स करेंगे, थ्री फेज सर्किट्स को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो वी विल क्लियर इन द डाउट क्लास। और इसके कुछ कैलकुलेशंस जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं आप उसको करिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आएगी देन आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।